हेलो एवरीवन। तो हम लोग हाफ ऑफ द थिंग जो है लेप्रेसी का कवर कर चुके हैं। और यदि किसी किसी पर्सन को यदि दिक्कत आ रहा है जो अभी हम नहीं पढ़ाएंगे और वो पीछे का नहीं देखें तो कृपया कर पिछला वीडियो जाकर देखें, चैनल पे अपलोडेड है। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन एंड पैथोलॉजी ऑफ लेप्रेसी। तो मेनली इसका 2 क्लासिफिकेशन होता है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए WHO क्लासिफिकेशन लगता है जिसमें पॉलीबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी आते हैं। मगर एक और भी क्लासिफिकेशन है जो डायग्नोसिस करने के लिए यूज में आता है, वो है रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन। रिडले जॉपलिंग जो क्लासिफिकेशन है इसमें 5 डिफरेंट पार्ट में ये बांटा गया है। रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन पहला है ट्यूबरकुलॉइड, दूसरा है बॉर्डरलाइन, तीसरा है बॉर्डरलाइन, चौथा है बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस और 5वां है लेप्रोमेटस लेप्रेसी। तो ये जो 5 हैं, अब इनमें हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है कि ये 5 हैं, तो इसको पांचों को हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये है और ये नहीं है, ये है और ये नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी होता है वो जिसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसमें ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी होता है। और जिसमें भी एकदम इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक हो गया तो उसमें लेप्रोमेटस लेप्रेसी होगा। और जिसका ठीक ठाक काम चलाने लायक होता है तो वो इंटरमीडिएट में रहता है, इन दोनों के बीच में रहते हैं, जो कि बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड या फिर बॉर्डरलाइन या बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी के में आ जाएंगे। देखिए, और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि यदि हम जैसे हमने इसको भी क्लासिफाई किया कि इस बेसिस पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़ के बेसिस पे कि जो ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी है उसमें जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है पर्सन का बहुत हाई होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मगर जो लेप्रोमेटस लेप्रेसी है उसमें जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है बहुत वीक होता है। ठीक है। और यदि हम बॉर्डर लाइन की बात करें, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी का, तो इसमें मॉडरेट होता है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होता है। और बॉर्डर लाइन की बात करें तो वो उससे और कम होगा, मॉडरेट होगा। और यदि हम फिर बात करें बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी की तो उसमें तो लो ही हो जाएगा पूरा। और जो 5वां है लेप्रोमेटस लेप्रेसी उसमें एब्सेंट ही हो जाता है पूरा का पूरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसी तरह है, अब ये जो हम अभी बोल रहे हैं ये तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, मगर हम कोशिश करेंगे कि आपको एक PDF के फॉर्म में जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो मिल जाए। ठीक है। तो इसको हम लोग को 3-4 तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हम ये अभी हमने किया ना कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बेसिस पे हम लोगों ने इसको 5 को डिफ्रेंशिएट किया कि नहीं किया। तो उसी तरह हम लोग जो है लेप्रोमिन टेस्ट के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग बैक्टीरियोलॉजिकल लोड के बेसिस पे भी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग को बैक्टीरियोलॉजिकल लोड जो है आगे पढ़ने का है, मगर आपको एक नॉर्मल मतलब बता देने के लिए कि ताकि आपको समझ में आए, तो बैक्टीरियोलॉजिकल लोड का मतलब होता है कि कितने डेंसिटी क्या है, मतलब एक छोटा सा एरिया में जितना ज़्यादा बैक्टीरिया रहेगा उतना ज़्यादा उसका बैक्टीरियल लोड होगा। जैसे कि ये जो लेप्रोमेटस लेप्रेसी है तो इसका इम्यून सिस्टम वीक है तो इसमें जो है बैक्टीरियल लोड ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। और जो ट्यूबरकुलॉइड है उसमें बैक्टीरियल लोड कम होगा, बहुत कम होगा, सबसे कम उसी में होगा। और बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी में ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी से थोड़ा ज़्यादा होगा बैक्टीरियोलॉजिकल लोड। और बॉर्डर लाइन में जो है इन दोनों से ज़्यादा होगा। जो ऊपर का है ना ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी और बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी, इन दोनों से ज़्यादा बैक्टीरियल लोड बॉर्डर लाइन में होगा। और बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी में इन तीनों से ज़्यादा होगा। तो इस तरह है। और यदि आपसे आगे भी बात किया जाए कि अब ऐसे तो हम लोग को क्लिनिकल फीचर्स जो देखने को मिलता है इन सब चीज़ों में, वो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने में बड़ा इशू आता है, मगर फिर भी हम आपको मतलब एक
हम लोग कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट, मगर क्या होता है ना कि वेल डिफाइंड नहीं कि ये चीज़, ये क्लिनिकल फीचर आ रहा है तो यही होगा वो, क्योंकि वो ये जो है ट्रांजिट कर रहा है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और दूसरे से तीसरे में जा रहा है, तो हम लोग को इसमें दिक्कत आता है। तो यदि हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी है उसमें वेल डिफाइंड होता है, मतलब जो मार्जिन होता है वो वेल डिफाइंड होता है और हाइपोपिगमेंटेड होता है, मतलब सफ़ेदीपन, स्कार जो होता है वो हाइपोपिगमेंटेड होता है, मतलब सफ़ेदी रहती है उसमें। और जो बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी है उसमें जो है स्लाइटली लेस डिफाइंड, मतलब इसके कंपेरिजन में, किसके कंपेरिजन में सर, ये जो पूरा गेम है ना ये कंपेरिजन का गेम है। जैसे हमने बोला कि इम्यून सिस्टम सबसे खराब किस में रहेगा, तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी में। सबसे अच्छा किसी होस्ट का रहेगा तो रहेगा ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में। तो ये कंपेयर का गेम है, आप समझ रहे हैं ना बात को। उसी तरह जो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी है उसमें जो है वेल डिफाइंड मतलब मार्जिन रहेगा और वेल डिफाइंड रहेगा, मगर बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में स्लाइटली लेस डिफाइंड या मतलब उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम डिफाइंड रहेगा। और यदि हम बात करें बॉर्डर लाइन लेप्रोसी का, तो इसमें जो होता है कि लीजन जो होता है उसका एज जो होता है वो वेरिएबल रहता है। ये सब हम लोग देखेंगे आगे, मगर हम आपको एक बता रहे हैं बस, ठीक है। जैसे कि पहला हम लोग का है ही ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इम्यून जो सिस्टम है उसमें इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत हाई रहता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का, और इसमें लीजन भी बहुत कम आते हैं और वेल डिमार्केटेड, मतलब अच्छे से वेल डिफाइंड लीजन होते हैं। ऐसा नहीं कि लीजन को हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते, मार्जिन जो होते हैं वेल डिफाइंड होते हैं। और बेसिलाई जो होते हैं वो कम से कम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ इम्यून सिस्टम जो है रोक दे रहा है ना, मतलब या रोक दे रहा है या मार दे रहा है। तो ये जब कम बेसिलाई हो ना तो वो पॉसिबेसिलाई होते हैं, बेसिलरी होते हैं। और जब ज़्यादा बेसिलाई हो तो उसको बोलते हैं मल्टी बेसिलरी। इसमें जो होता है नर्व डैमेज होता है वो सीवियर होता है और लोकलाइज्ड नर्व डैमेज होता है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। उसी तरह लेप्रोमेटस लेप्रोसी जो सबसे नीचे है उसका इम्यून स्टेटस जो है, इम्यून जो होता है बहुत वीक होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है वो वीक होता है या फिर खत्म ही रहता है, एकदम खत्म, एब्सेंट। और यदि लीजन की बात किया जाए तो लीजन जो होता है वो पुअरली डिफाइंड लीजन होता है और बेसिलाई जो होता है मतलब बैक्टीरियल लोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मल्टी बेसिलरी बोलते हैं। और इसमें नर्व डैमेज होता है वो सिमेट्रिकल होता है, दोनों तरफ होता है। यदि इधर का नर्व डैमेज हुआ तो राइट का यदि डैमेज हुआ तो लेफ्ट का भी होना ही है। मगर इसमें एक बहुत अच्छा बात किया कि स्लो ऑनसेट होता है नर्व डैमेज का, ये बहुत अच्छा बात होता है। ये जो है हमने दो एक्सट्रीम को बता दिया, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे, इन दोनों के बीच में जो है ये जो हमने है इसमें बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, एक बॉर्डर लाइन लेप्रोसी, एक बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी, तीन जो है इंटरमीडिएट स्टेज है। इन दोनों के बीच में जो आता है वो स्टेज है ये। और यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें ट्रीटमेंट करने के लिए, जो हमने पहले ही बोला है कि दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए अलग क्लासिफिकेशन होता है और डायग्नोसिस करने के लिए अलग क्लासिफिकेशन होता है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए क्लासिफिकेशन होता है उसमें दो ही है, याद रखना, एक मल्टी बेसिलरी, एक पॉसिबेसिलरी। जो पॉसिबेसिलरी होता है उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई के जब स्टेनिंग करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, जिसमें टीटी एंड इंटरमीडिएट उसमें आते हैं, ट्यूबरकुलोइड और इंटरमीडिएट फॉर्म आते हैं। और मल्टी बेसिलरी में स्लिट स्किन स्मेयर जो है वो पॉजिटिव आएगा और एसिड फास्ट बेसिलाई आएगा और पॉजिटिव आएगा। उसमें लेप्रोमेटस लेप्रोसी और बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी आएगा इसमें। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि WHO क्लासिफिकेशन ट्रीटमेंट के लिए अलग है और डायग्नोसिस के लिए अलग है। यदि ट्रीटमेंट की बात होगा तो पॉसिबेसिलरी और मल्टीबेसिलरी के बेसिस पे होगा। तो जो पॉसिबेसिलरी होता है उसमें कम होता है, पॉसी का मतलब होता है कि कम होना बेसिलाई का, यदि कम है तो आप ये समझिए तो लीजन कम होगा तो उसमें स्टेनिंग मतलब उसका चांसेस क्या है, पॉजिटिव आने का चांसेस क्या है, कम है। तो निगेटिव है
फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम पॉसिबल बेसिलरी को डिफाइन किया जाए तो पॉसिबल बेसिलरी को ये डिफाइन करते हैं कि 5 या 5 से कम स्किन लीजन यदि प्रेजेंट हो तो वो पॉसिबल बेसिलरी है, और नर्व जो है एक नर्व ट्रंक से ज़्यादा अफेक्टेड ना हो तो वो भी पॉसिबल बेसिलरी है। स्लिट स्किन स्मीयर जो होता है, स्लिट स्मीयर जो होता है, ये स्किन स्मीयर यदि करते हैं तो वो भी निगेटिव आएगा। तो ये जो स्मीयर वगैरह करते हैं इसका डायग्नोसिस करने के लिए, तो इसका पर्पस क्या होता है कि हम लोग को डिटेक्ट करना है एसिड जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इतना जोर से हम लोग जो चिल्ला रहे हैं ना कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, सबसे पहले ये याद रखना है, ये सब याद हो या ना हो, सबसे पहले ये याद रखना है कि ये एक एसिड फास्ट बेसिलाई है। ठीक है, दूसरा बात क्या याद रखना है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डाला है, उसमें आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक जब पकड़ लेंगे ना कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे क्या चीज़ है, एसिड फास्ट है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो उससे आपका जो इतना हम लोग डिटेल में जो ही बात कर रहे हैं, डिटेल में क्या ही बात कर रहे हैं, मतलब जो भी बात कर रहे हैं वो आप जब क्लियर हो जाएंगे ना माइंड वाइज कि इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम लोग इसको कल्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो सबको यदि रिलेट कर रहे हैं एक साथ सबको, तो आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, या आपको याद करने में थोड़ा आसानी होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि साइट जहाँ पे हम लोग को एग्जामिन करना है वो ईयर लोब है या एल्बो है या फिर एक्टिव रीजन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ईयर लोब के पास से ही करना है, मगर ज़्यादातर केस में जब किसी को लेप्रेसी होता है तो ईयर लोब अफेक्टेड होता है, एल्बो अफेक्टेड होता है, तो हम लोग को वहाँ पे स्लिट स्किन स्मीयर, पहले तो ये जानिए, छोड़िए इसको भी छोड़िए, सबसे पहले ये जानिए कि आपने क्लास किया होगा तो उसमें एक चीज़ आप जानते होंगे कि स्लिट स्किन स्मीयर जो है हम लोग को किस में करना है, माइक्रोबायोलॉजी में करना है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं PSM, तो हम लोग मेरे को तो उम्मीद है कि आप लोग किए होंगे, बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो स्लिट स्किन स्मीयर है ये आप लोग किए हैं कि नहीं किए, इसमें कैसे कैसे स्टेनिंग होता है ये आप बताइएगा। देखिए सबसे पहले हम एक रफ आइडिया देते हैं, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे मगर एक रफ आइडिया आपको देते हैं कि स्लिट स्किन स्मीयर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा टिश्यू है ना एल्बो के पास का है या फिर ईयर लोब के पास, तो यहाँ पर आपका एक जो पपड़ी टाइप का बन जाएगा उसको टिश्यू को निकाल लेना है, और निकाल के उसको टिश्यू को उसको स्टेनिंग करना है, एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए स्टेनिंग करना है। ठीक है, उसमें जेडन स्टेनिंग करते हैं उसको स्टेनिंग करने के बाद जब एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट होगा तो उसमें भी देखना है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है कि नहीं है, यदि रहेगा तो हम लोग का कंफर्म हो जाना है कि हाँ लेप्रेसी का ही केस है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि देखिए दवाई देना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यदि आपको आज पता चल गया कि आपको बुखार लगा हुआ है तो आप तुरंत लिख देते ना कि हाँ ये दवाई ले लो डोलो ले लो अजिथ्रो ले लो, मगर ये जो आपको पता चला कि ये बुखार ही क्यों है, आप समझ रहे हैं बात को, ये जो डायग्नोसिस है बनाए कि ये बुखार ही क्यों है और कुछ और क्यों नहीं है, कुछ और क्यों नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत नॉर्मल काम है, ये जो फार्मासिस्ट भी कर लेगा, मगर डायग्नोसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोड़िए इस बात को। बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स, तो हम लोग बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स भी पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि यदि हम एक टिश्यू लिए तो उसमें डेंसिटी कितना है बैक्टीरिया का, उसी पे डिपेंड करता है कि बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स क्या है, हाई है कि लो है। ठीक है, तो इसके लिए एक रिडार स्केल आता है जो कि 0 से 6 तक को में उसको मतलब क्वांटिफाई करते हैं कि 1 से जैसे 0 से 6 तक का एक स्केल आता है, तो उसमें BI को देखते हैं, BI ग्रेडिंग करते हैं, तो 0 से 2+ तक रहेगा तो वो लो ग्रेड में आएगा। यदि कोई बेसिलाई प्रेजेंट है तो 0 होगा, और 1+ होगा जब 1 से 10 बेसिलाई प्रेजेंट हो। और देखिए जेडन स्टेनिंग करिएगा तो ऑयल इमल्सन फील्ड में करिएगा ना,
तो ये समझिए कि जो ऑयल इमल्सन फील्ड मतलब कि जेडन स्टेनिंग करते हैं तो उसमें एक ड्रॉपलेट डाला जाता है, मतलब सिडार ऑयल डाला जाता है उस, मतलब इसीलिए इसको बोलते हैं ऑयल इमल्सन फील्ड कहते हैं। तो 1 से 10 बेसिलाई 100 ऑयल इमल्सन फील्ड में प्रेजेंट हो तो 1 प्लस होगा, और यदि 1 से 10 बेसिलाई 10 ऑयल इमल्सन फील्ड में प्रेजेंट हो तो 2 प्लस होगा। और माइल्ड कब होगा या मिड कब होगा, जब 3 पॉजिटिव होगा, जब 1 से 10 बेसिलाई ऑन एन एवरेज ऑयल इमल्सन फील्ड में प्रेजेंट होगा तब। या 4 प्लस कब होगा, 10 to 100 बेसिलाई ऑन एन एवरेज ऑयल इमल्सन फील्ड में प्रेजेंट होगा तब। इसी तरह ग्रेडिंग है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि 100 से 1000 बेसिलाई तो 5 प्लस होगा, मोर देन 1000 बेसिलाई है तो 6 प्लस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको BI कैलकुलेट करना पड़ेगा। BI कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, बाकी उसको छोड़िए, फॉर्मूला को छोड़िए, हम लोग को उस पर भी नहीं ध्यान देते हैं। हम आपको एक थ्योरेटिकल सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, फॉर्मूला का क्या ही करना है। आगे देखते हैं मोर्फोलॉजिकल इंडेक्स। मोर्फोलॉजिकल इंडेक्स, इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ वायबिलिटी ऑफ बेसिलाई, मतलब जो लाइव वर्सेस डेड जो बेसिलाई प्रेजेंट है उसका वो निकालने के लिए क्या मोर्फोलॉजिकल इंडेक्स करते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट छोड़िए ना क्या है नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ट्रीटमेंट के क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ना, मतलब ट्रीटमेंट करने से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स करते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए ये वो सब छोड़िए, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग स्लाइड पे आ रखे हैं कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो मल्टी ड्रग थेरेपी है जो कि WHO रिकमेंडेड है। और मल्टी ड्रग थेरेपी जो है इसका मेन का मल्टी ड्रग थेरेपी इसका 3 गो बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है जो कि है लिखा भी हुआ है, डेप्सोन, रिफाम्पिसिन और क्लोफाजमीन। ठीक है, तो ये जो है इसका मेन गोल तो आपको याद ही रखना, गोल तो आपको ध्यान में होगा ही कि क्या है कि प्रिवेंट करना कि आगे ना फैले, या फिर किसी को हो रहा है तो वो उसके कारण डिसेबल ना हो जाए, तो ये हमारा गोल है। और इसका कॉम्बिनेशन के 3 गो ड्रग है, 3 ड्रग है, उसमें से कौन कौन से हैं, रिफैम्पिसिन, डेप्सन, क्लोफाजमीन। MDT फॉर पॉसिबेसिलरी के लिए MDT मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी अलग है, और MDT फॉर मल्टीबेसिलरी के लिए अलग है। तो MDT जो होता है मल्टी ड्रग थेरेपी जो होता है पॉसिबेसिलरी के लिए, वो उसके लिए जो ड्रग है वो है रिफैम्पिसिन एंड डेप्सन जो कि 6 महीने तक देते हैं। और ये जो पॉसिबेसिलरी के अंदर आते हैं उसमें स्मीयर जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, और ये टिपिकली इंटरमीडिएट फॉर्म में होता है, और ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी के में केस में दिया जाता है। MDT पॉसिबेसिलरी जो होता है ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी में होता है, और मल्टीबेसिलरी में आता है लेप्रोमेटस लेप्रोसी, बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी, जिसका और इसमें जो ड्रग दिया जाता है वो रिफैम्पिसिन, डेप्सोन और क्लोफाजमीन दिया जाता है जो कि 12 महीने तक दिया जाता है, वो 6 महीने तक और ये 12 महीने तक, ये आपको याद रखना है। और इसमें सिर्फ 2 ही ड्रग जो है स्टैंडर्ड है, रिफैम्पिसिन है, डेप्सन है, इसमें तीनों ड्रग देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, लेप्रा रिएक्शन। लेप्रा रिएक्शन आप जानते हैं क्या होता है? हाँ, आपसे एक आप जो लोग जानते हैं यदि हो सके तो बताइए क्या होता है, समझे, बाकी हम तो हैं ही बताने के लिए। तो ये तो लिखा ही हुआ है कि लेप्रा रिएक्शन क्या है कि एक इन्फ्लामेटरी एपिसोड है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेप्रेसी के कोर्स, लेप्रेसी जब होता है तो एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आता है। ठीक है, तो ये लेप्रा रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन, एक होता है टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन।
तो टाइप 1 को रिवर्सल भी बोलते हैं, टाइप 2 को इरिथमा नोडुलोसम लेप्रोसम भी बोलते हैं। जो टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन होता है ना, वो जो होता है वो सडन इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये किस कारण होता है कि जो टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन है इसमें सडन इंक्रीज या डिक्रीज होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, और इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं कि लीजन जो है वो रेड हो जाता है और स्वोलेन मतलब फूल जाता है और टेंडरनेस देखने को मिलता है। न्यू लीजन भी अपीयर होते हैं, नर्व पेन भी होता है, टेंडरनेस होता है, पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस हो जाना। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? कोर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि या फिर और दूसरा है कंटिन्यू करिए एमडीटी। तो जो लेप्रा रिएक्शन 1 है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? पहला चीज तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अचानक से बढ़ जाना या फिर घट जाना, जिसके कारण दिक्कत आ रहा है। और इसमें जो होता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में रेड हो जाना, ज़्यादा लालीपन आ जाना, इन्फ्लेम्ड हो जाना स्किन, और नर्व पेन होना, टेंडरनेस होना। सिवियरिटी जो है इरिवर्सिबल नर्व डैमेज भी करा सकता है। और ये इसको दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है रिवर्सल। इसका दूसरा नाम रिवर्सल मतलब वापस हो सकता है। और लेप्रा 2 रिएक्शन में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ठीक है, टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जिसके कारण टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन होता है। इसमें जो होता है फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है, लिम्फ एडिनोपैथी होता है, एरिडोसाइक्लाइटिस होता है। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है कि रेड हो जाता है, नोड्यूल बनता है, रेड नोड्यूल बनता है, टेंडरनेस होता है, पेनफुल होता है। यही सब इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो इसका मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ये है कि सप्रेस करना है, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है ना उसको सप्रेस करना, और जो नर्व है, नर्व में जो डैमेज हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना और उसके फंक्शन को प्रोटेक्ट करना। इसको हम कैसे कर सकते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड, जो हमने बोला था टाइप 1 के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, जो कि प्रेडनिसोलोन जो है मेनली दिया जाता है उसमें। और टाइप 2 में एनाल्जेसिक दिया जाता है। और टाइप 2 को 2 फॉर्म है, तो एक माइल्ड और सीवियर। तो माइल्ड में सिर्फ एनाल्जेसिक और रेस्ट दिया जाएगा तो ठीक हो जाना है। मैनेज ही कर सकते हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। टाइप 2 में जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो वो ठीक होने लगेगा। और थैलिडोमाइड आपको याद रखना है कि थैलिडोमाइड क्या है? वो है, समझ लीजिए ना कि कोई प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते हैं, आप ये समझिए। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि वो जो पेशेंट आ रहा है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, मतलब सब कुछ सर्कमस्टांस को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड केयर, मतलब इसका मेन देखिए, लेप्रेसी को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसको ट्रीट करने का तरीका ये है कि हम लोग को अर्ली डिटेक्ट कर लेना है कि इसको लेप्रेसी है, तो उसको बचाना है, उसको नर्व डैमेज होने नहीं देना, उसको कोई मतलब डिसेबिलिटी होने नहीं देना है, फिजियोथेरेपी कराना है, और प्रोटेक्टिव फुटवेयर्स देना है, उसको आई केयर देना है। ठीक है, ताकि वो चीज़ जो है लेप्रेसी कारण कोई जो है किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा असर ना है, वो ठीक हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट एक ही है, मल्टी ड्रग थेरेपी। आपको कुछ याद रहे या नहीं रहे, लेप्रेसी मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसमें 3 ड्रग आते हैं, आपको याद होगा, डेप्सोन, रेफेम्पिसिन, क्लोफाजमिन। और एक में मल्टीबेसिलरी में 6 महीने, ये मल्टीबेसिलरी में 12 मंथ का कोर्स होता है, और पॉसिबेसिलरी में 6 मंथ का कोर्स होता है। ये भी आपको याद रखना। और हमारी सरकार ने बहुत सारे मतलब प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे कि नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फोकस जो करता है, वो एक है NLEP करके, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि हम लोग को कंट्रोल करना है लेप्रेसी को, और उसको कम करना है। और अल्टीमेट गोल क्या है कि हम लोग को डिसेबिलिटी जो है, 0 डिसेबिलिटी होना चाहिए लेप्रेसी के कारण। थैंक यू।